हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, और आज का अपना टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। अब इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इतना बड़ा बायोमोलिक्यूल है डीएनए, ये हमारे छोटे से सेल के न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग के बारे में। आप लोगों को मैं फिर से एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारा वरदान बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे हमसे लाइव लेक्चर पढ़ना चाहते हैं सीईटी एग्जाम के लिए, नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो वो लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच के लेक्चर्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी लिंक दी है जिसमें पूरा वरदान बैच का डिटेल्स है। तो जिनको लाइव लेक्चर्स पढ़ना है, लाइव एमसीक्यू सॉल्व करने हैं हमारे साथ, वो लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे ही रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी आज के सेशन में सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग के बारे में क्या बताया गया है कि हमारे डीएनए की लेंथ, अगर आप एक डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर देखते हो तो डीएनए की लेंथ एक ह्यूमन सेल में कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा गया कि ह्यूमन सेल में कितना लंबा डीएनए होता है तो 220 सेंटीमीटर यानी कि 2.2 मीटर्स। और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? डीएनए लेंथ कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके डीएनए में कितने बेस पेयर्स है, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन योर डीएनए, उसको मल्टीप्लाई करो 0.34 नैनोमीटर से। मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.34 नैनोमीटर्स, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ बेस पेयर्स विथ डिस्टेंस बिटवीन द बेसेस, कितना डिस्टेंस होता है दो बेस के बीच में? 0.34 नैनोमीटर्स। या एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर रहे हो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये देखो इधर पे दिया है 3.4 एंगस्ट्रॉम इज प्रेजेंट बिटवीन टू बेसेस। नैनोमीटर्स में कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू है, एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब डीएनए इतना बड़ा है और सेल का न्यूक्लियस इतना छोटा है। अब इतने से न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट करेंगे हम? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ईयरफोन्स। आप जो वो वायर वाला ईयरफोन सुनते हो, वायर वाला फोन जो आप अपने कान में और मोबाइल में कनेक्ट करते हो, वो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा ईयरफोन रखने के लिए क्या हम इतना बड़ा पाउच खरीदते हैं? नहीं। इतने से पाउच में इतना बड़ा ईयरफोन आराम से एडजस्ट हो जाता है। तो वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं? हम उसको फोल्ड करते हैं, उसको कॉइल करते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो आप अपने ईयरफोन्स को कुछ इस तरीके से बंडल बना बना के, रोल कर करके उसको आप अपने बॉक्स में फिट करते हो। ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने डीएनए को रोल कर करके सेल के अंदर फिट करना होता है। तो ये इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आएगा, ये बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो ये डीएनए फिट करने के लिए आपको इस डीएनए को कंडेंस करना पड़ेगा, यानी कि उसको फोल्ड करना पड़ेगा, कॉइलिंग करना पड़ेगा, सुपर कॉइलिंग करना पड़ेगा, तभी वो न्यूक्लियस में फिट होगा। ओके। अब देखो, सबसे पहले तो हम प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट्स का डीएनए छोटा होता है। प्रोकैरियोट्स का पैकेजिंग समझ गया तो यूकैरियोट्स का इजीली समझ जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स के डीएनए की लेंथ कितनी बताई गई है? अगर आप प्रोकैरियोट्स का डीएनए पूरा खोल देते हो, अगर मैं पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स का डीएनए खोल दूं तो उसकी लेंथ होती है 1100 माइक्रॉन्स यानी कि 1.1 मिलीमीटर। अगर मैं उसको खोल के ऐसे स्ट्रेच कर दूं, अब इतना बड़ा डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के छोटे से न्यूक्लियोइड में फिट नहीं होगा। ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियोइड है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं होती है। ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल के पास अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियोइड में इतना बड़ा डीएनए हमने कैसे फिट किया है? इसको फोल्ड किया है, कॉइलिंग किया है, सुपर कॉइलिंग किया है। तो इतना बड़ा डीएनए अगर मुझे छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है, यानी कि मुझे इसको 2-3 माइक्रॉन्स में फिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए को, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है, इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, इसको मुझे सर्कुलर पैटर्न में फोल्ड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियोइड होता है, इसका डायामीटर है 2 to 3 माइक्रॉन्स, लेकिन इसके अंदर जो मुझे डीएनए फोल्ड करना है, ये डीएनए की लेंथ है 1100 माइक्रॉन। तो अभी यहाँ पर इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोल्डिंग करना पड़ेगा। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है, इसकी मेम्ब्रेन अनडेवलप्ड होती है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके पास न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियोइड है दिखने में स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है,
और इसके पास ओपन डीएनए रिंग होती है जो कि 1100 माइक्रॉन्स होती है। और इसके पास टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इतना बड़ा डीएनए है, मैंने इस डीएनए को ऐसे फोल्ड कर दिया, मतलब समझो ये इतना बड़ा रुमाल है। अब इतना बड़ा रुमाल रखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इस रुमाल को ऐसे फोल्ड कर दूंगी। जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो इसका लेंथ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं इसकी लेंथ हो जाती है 350 माइक्रॉन, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा है, मुझे इसको इतना छोटा बनाना है। तो अब मैं इसको और ज्यादा फोल्ड करना चालू करूंगी, इसका मैं लूप बनाना चालू करूंगी। मतलब इसको मैंने ऐसे एक बार फोल्ड किया पर ये अभी भी बड़ा है, तो मैं इसको ना ऐसे ऐसे ट्विस्ट करना चालू करूंगी, इसका ऐसे लूप बनाना चालू करूंगी। इसको मैं साइड साइड से ऐसे लूप बनाना चालू करूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फोल्ड करके इसको लूप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो लूप्स होते हैं, इन लूप्स को पकड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो ये लूप्स क्या होंगे? अगर आप वायर को फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये वायर को फोल्ड कर रहे हो और अगर इन लूप्स को आपने यहाँ पे कुछ बांधा नहीं, आपको ये पंखे का वायर दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाऊं मैं? रुको, कैमरा शिफ्ट करके दिखाती हूँ। हाँ, इधर देखो, दिखेगा 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 दिखेगा। हाँ, इधर देखो, ये जो आपको पंखे का वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बहुत लंबा वायर था तो मैंने ना इसका लूप बना दिया। अभी लूप बना के मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना, मुझे यहाँ पे कुछ तो बांधना पड़ेगा। अगर मैंने ये बांधा नहीं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस लूप को बांधूंगी नहीं तो क्या होगा, ये जो लूप है ये खुल जाएगा, ये लूप लूज हो जाएगा। तो आपको ये ब्लैक कलर का धागा दिखाई दे रहा है, ये मेरा होल्डर है, ये मेरे वायर को पकड़ के रख रहा है। तो ऐसे ही हमारे डीएनए में भी कुछ होल्डर्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के लिए भी और यूकैरियोट्स के लिए भी। जब आप डीएनए को फोल्ड करते हो, लूप करते हो, तो कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे वायर्स को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर जो कनेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कनेक्टर्स को हम बोलते हैं आरएनए कनेक्टर्स। तो हमने इनको आरएनए कनेक्टर्स की मदद से पकड़ के रखा है, ठीक है। अब ये जो डोमेन है, ये वाला जो लूप है, इसको मैं और कॉइल करूंगी क्योंकि अभी भी इसकी लेंथ काफी लंबी है, अभी भी इसका डायमीटर काफी बड़ा है, मुझे इसको इतना छोटा बनाना है। तो अब मैं इसको सुपर कॉइल करना चालू करूंगी। जैसे टेलीफोन वायर कैसे कॉइल हो जाता है, वैसे अब हम इसका सुपर कॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आप इसका सुपर कॉइलिंग करोगे तब जाके आपका फाइनली जो डीएनए है उसकी लेंथ 2 माइक्रोन्स होगी और अब ये डीएनए रेडी हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर फिट होने के लिए। अभी जब आप कॉइलिंग करते हो ना, तो कॉइलिंग करने के लिए आपको यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन्स लगानी पड़ती है। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर प्रोटीन्स है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल अनडेवलप्ड सेल है, तो इसके पास सिर्फ काम चलाऊ प्रोटीन्स होती है। तो इनके पास जो काम चलाऊ प्रोटीन्स है, जो नेगेटिव डीएनए को पकड़ के रखते हैं, देखो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारी जो प्रोटीन्स होगी वो प्रोटीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव डीएनए को पकड़ने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एचयू प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास काम चलाऊ प्रोटीन्स है, एचयू प्रोटीन्स, जो दिखने में हिस्टोन जैसी है पर हिस्टोन नहीं है। हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स है क्योंकि हमारा सेल डेवलप्ड है, लेकिन इनका सेल डेवलप्ड नहीं है ना, तो इनके पास काम चलाऊ प्रोटीन्स है। तो यहाँ पर एचयू प्रोटीन्स की मदद से और एंजाइम्स की मदद से हम अपने डीएनए को प्रॉपर तरीके से कॉइल स्टेट में पकड़ के रखते हैं। ये देखो, डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये डीएनए टोपोआइसोमरेज हमारे डीएनए को प्रॉपरली ऐसे कॉइल 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 स्टेट में रखता है। जैसे टेलीफोन वायर कैसे कॉइल हो जाता है, वैसे ही ये टोपोआइसोमरेज डीएनए को कॉइल करके रखता है, वो डीएनए को खुलने नहीं देता। और डीएनए गायरेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज डीएनए को कॉइल कॉइल करके रखता है और उसको टूटने नहीं देता है, और डीएनए गायरेज एंजाइम डीएनए का डबल स्ट्रक्चर बना के रखता है। तो इन दोनों एंजाइम्स की मदद से हम अपने प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पैक कर देते हैं। अब ये तो सिंपल था, यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है, आरएनए कनेक्टर्स, एचयू प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। लेकिन अब बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग की। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। यहाँ पर हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने मिलेगी, न्यूक्लियोलस भी देखने मिलेगा, सब कुछ देखने मिलेगा, और जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स के फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स किससे बने, ध्यान से देखो, ये जो क्रोमोसोम्स है ये छोटे छोटे फाइबर से बने हैं, और ये जो फाइबर है, ये फाइबर एक्चुअली में डीएनए है, पर डीएनए बहुत लंबा होता है, तो इस डीएनए को कॉइल कर करके, कंडेंस कर करके हमने उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया है। तो डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स किससे बना है, क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये चीज सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी,
आर कॉर्नबर्ग ने, ये क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए इज बाइंड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये किसने ऑब्जर्व किया था? आर कॉर्नबर्ग ने। आपको ना आपके के पूरे सिलेबस में जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, पूरा बायोलॉजी सिलेबस, क्लास 12th का पूरा सिलेबस और क्लास 11th के जो 4 सीईटी के चैप्टर्स है, इसका मैंने एक पीडीएफ लिस्ट बनाया है और ये पीडीएफ लिस्ट आपको हमारे ऐप पे मिलेगा। हमारे ऐप का नाम है ज्ञान लैब ऐप। आप जैसे ये ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखाई देगा। इस नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको पूरा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। 1000 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सैंपल पेपर्स मिलेंगे, तो आपको फ्री में सब मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक सेल है, कॉम्प्लिकेटेड सेल है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब ध्यान से देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड डीएनए है, इतने कॉम्प्लिकेटेड डीएनए को पकड़ने के लिए मुझे बहुत हेवी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब नेगेटिव डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए मुझे पॉजिटिव प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही नेगेटिव डीएनए के पास, समझो मेरा हाथ जो ये डीएनए, जैसे ही नेगेटिव डीएनए के पास पॉजिटिव प्रोटीन आएगा, डीएनए फटाक से ऐसे बाइंड हो जाएगा, ऐसे बाइंड हो जाएगा। तो आपका जो अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड के ऊपर कौन से चार्जेस है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटीन यूज करोगे। हम कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन किससे बनता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस होता है, इसीलिए हम ये अमीनो एसिड्स यूज करते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होना चाहिए ना। और हिस्टोन प्रोटीन किससे बना है? लाइसिन एंड आर्जिनिन से बना है। ये सीईटी क्वेश्चन है, जो मैं हाईलाइट करूंगी ये आपको सीईटी एग्जाम में पूछा जाएगा। सो दिस इज योर सीईटी क्वेश्चन कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ लाइसिन एंड लाइसिन एंड आर्जिनिन आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन्स। तो हिस्टोन्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, एंड दीज हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू मेक अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। अभी हिस्टोन के 4 अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं। H2A मॉलिक्यूल 2 रहता है, H2B मॉलिक्यूल 2, H3 2 और H4 2, ऐसे 4 अलग अलग टाइप के हिस्टोन्स होते हैं। ये 4 अलग अलग टाइप के हिस्टोन्स हम 2-2 की क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो टोटल मेरे पास 8 मॉलिक्यूल्स है। अब ये 8 मॉलिक्यूल्स ना कैसे अरेंज होते हैं? एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। मतलब दिखने में ये मॉलिक्यूल्स खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ये देखो, ये ऐसे बड़ा सा गोला, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, और इसी के बाजू में हमारा डीएनए जो है वो बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कहाँ गया? हाँ, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिव हिस्टोन ऑक्टामर। तो हमारा जो नेगेटिव डीएनए है ये पॉजिटिव ऑक्टामर के बाजू में सराउंडेड है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मतलब हिस्टोन प्लस डीएनए दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम के पास क्या प्रेजेंट है? 2-2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हिस्टोन्स के, H2A का 2, H2B का 2, H3 का 2 और H4 का 2, तो इसको बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन। ओके, जो H1 हिस्टोन होता है ना, जो H1 प्रोटीन होता है, इट बाइंड्स द डीएनए थ्रेड वेयर इट एंटर्स एंड लीव्स द न्यूक्लियोसोम। ये देखो, ये अपना H1 हिस्टोन है, या इसको भी H1 बोल सकते हो। जहां से आपका डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और जहां से बाहर निकलेगा, इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हम बोलते हैं H1 हिस्टोन। ठीक है, अभी कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं, मतलब डीएनए को और ज्यादा छोटा बनाने में हेल्प करते हैं। 1 molecule of nucleosome contains 200 base pairs long DNA। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे खत्म होगा, ये पूरा एक राउंड मारता है और फिर ये दूसरा राउंड मार के यहाँ तक। अगर आप इतना डीएनए कैलकुलेट करते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा डीएनए 200 बेस पेयर से बना है, लेकिन इसमें का 25% तो बाहर आ गया ना, सिर्फ 75% अंदर है। तो एक पूरा ऐसे करके ऐसे इतना पार्ट जो है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, दिस इज 200 बेस पेयर्स। लेकिन इसका जो टर्न है, टर्न तो सिर्फ यहां से यहां तक का ही है, टर्न यहां से यहां तक का है। तो अगर इतना पार्ट आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 146 बेस पेयर्स होते हैं। अबाउट 146 बेस पेयर्स of DNA remains present in each nucleosome
एंड न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग यूनिट्स। अब देखो आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोसोम्स रिपीट होते हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। तो देखने में कैसा दिखाई देता है पता है, कि एक ऐसा धागा है और इस धागे के ऊपर छोटे छोटे मोती आपने लगाए हुए हैं, तो दिखने में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यानी कि एक मोती की माला है और उसमें छोटी छोटी मोती लगी हुई है, तो दिखने में ये स्ट्रक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखाई देता है जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये अपना जो डीएनए है बेसिकली इसके पास 200 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन जब ये टर्न लेता है तो ये पूरा टर्न नहीं लेता है, 75% टर्न लेता है। तो इसके पास 146 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ अंदर, और ये जो बीच का डीएनए है, ये वाला पार्ट जो दूसरे हिस्टोन का ऑक्टामर से ज्वाइन होने वाला है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। यहाँ पर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 146 है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 54 बेस पेयर्स। ओके, सो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स जब एक साथ कॉइल होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर टेलीफोन वायर के जैसा दिखता है और उसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ये देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब दिखने में ये कैसे दिखाई देगा, टेलीफोन वायर जैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, दिखने में ये ऐसे टेलीफोन वायर जैसा दिखाई दे रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। द क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। इसका नैनोमीटर्स कितना होता है, 30 नैनोमीटर्स। ये आपको सीईटी में पूछा जाता है कि सोलेनॉइड का नैनोमीटर 30 नैनोमीटर्स होता है। ये देखो इधर दिया है, ये 30 नैनोमीटर्स, दिस इज योर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, 300 एंगस्ट्रॉम। और फिर ये और ज्यादा कंडेंस होते जाएगा। ये जैसे जैसे कंडेंस होते जाएगा दिस विल बिकम सुपर कॉइल्ड, और ये हमको क्रोमैटिन फाइबर जैसा स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा, जो आगे जाके और ज्यादा कॉइल होगा। इट विल बिकम कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज, और फाइनली आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। ये देखो ये कंडेंस हो रहा है एकदम धागे जैसा पतला होते जा रहा है, फाइनली आपको आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। So the packaging of chromatin at higher levels need extra set of proteins, यानी कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ये होते हैं जो इसको और ज्यादा छोटा करने में हेल्प करते हैं। So this is DNA packaging in prokaryotes and in eukaryotes। अभी एक और important concept है heterochromatin and euchromatin। This is very important concept। ये question 2 बार आया है, ये आई थिंक 2023 में भी आया था और 2024 में भी आया था बोर्ड्स में। तो ध्यान से सुनो, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन क्या होता है। ये आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें से ये जो डार्क वाला रीजन है ना, ये रीजन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। दिस डीएनए इज वेरी टाइट, इसको कंडेंस्ड डीएनए बोलते हैं। आप जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करता है और डार्क कलर का दिखाई देता है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, दिस इज यूक्रोमैटिन, क्योंकि ये कम डाई एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे लूज डीएनए प्रेजेंट होता है, और माइक्रोस्कोप के नीचे ये लाइट दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है। और सिंपल सी चीज है, जो चीज थोड़ी सी लूज होगी उसको आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। तो ये वाला जो डीएनए होता है ये थोड़ा लूज होता है, ये लूज होता है, इसीलिए इसमें इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं हम, इसमें इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, इसमें इजीली एमआरएनए बन जाता है। तो ये वाला जो डीएनए होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन ये इतना टाइट होता है कि इसको हम सेपरेट ही नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। तो देखो 2 अलग अलग टाइप का डीएनए बताया है, एक है हेटेरोक्रोमैटिन, एक है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज ये कंडेंस रह जाते हैं, कंडेंस यानी कि काफी टाइट रह जाते हैं, तो ये पार्ट को हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। ये वर्ड हमको किसने दिया था, दिस टर्म वाज गिवन बाय हिट्स। ये वो रीजन है जहां पे सेंट्रोमियर के पास देखने को मिलेगा, ये डार्क वाला रीजन, और टीलोमियर्स के पास, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये इतना टाइट होता है कि इसको आप ओपन नहीं कर पाते, इसको आप स्प्लिट नहीं कर पाते, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो ये बहुत ही ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करता है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये डार्क दिखाई देता है। और हेटेरोक्रोमैटिन के पास 2 से 3 गुना ज्यादा डीएनए है, क्योंकि ये ज्यादा टाइट है ना, ये जितना ज्यादा टाइट है मतलब इसके पास उतना ज्यादा डीएनए है, सो इट इज 2 to 3 टाइम्स मोर रिच इन डीएनए एज कंपेयर टू यूक्रोमैटिन। और इसका एग्जैक्ट उल्टा है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन वाला रीजन नॉन कंडेंस्ड होता है, यानी कि थोड़ा लूज होता है। ये रीजन माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट दिखाई देता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आप अगर एक धागा लेते हो, अगर आपने, या फिर लड़कियां बाल का हाईलाइट कराती है, अगर आपने बाल के सिर्फ 2-3 स्ट्राइप्स हाईलाइट किए तो इतना नहीं दिखेगा,
अगर आप बहुत ज्यादा बंडल लोगे और इसको कलर करोगे तो दिखाई देगा कि हाँ आपने कुछ कलर किया है। तो वैसे ही लूज डीएनए रहेगा तो उसमें कम कलर एब्जॉर्ब होगा, टाइट डीएनए है तो बहुत ज्यादा डाई एब्जॉर्ब होता है, तो इसीलिए माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट दिखाई देता है। अगर आप जेनेटिकली एक्टिविटी देखो तो ये जल्दी एमआरएनए बनाता है, तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव और फास्ट रेप्लिकेशन करता है क्योंकि ये इजीली स्प्लिट हो जाता है। यूक्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन कम एक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं इसका पीवाईक्यूज आपको दिखा देती हूँ कि बोर्ड्स में इसके पीवाईक्यूज कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पे नहीं है, 2024 में नहीं है, 2023 में है। रुको, कहाँ गया? डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन विद रेफरेंस टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड एक्टिविटी। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो हेटेरोक्रोमैटिन का स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसा होता है? हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए डार्क दिखता है, यूक्रोमैटिन में डीएनए लाइट दिखता है। और इसकी एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखोगे तो हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली और यूक्रोमैटिन एक्टिव होता है क्योंकि ये लूज होता है। तो 2023 में था और 2022 में कहाँ तो पूछा था यार हेट्रोक्रोमैटिन। मैंने शायद ना ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में डाल दिया है शायद वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। बट हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके चलो, सो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा वरदान बैच नहीं चेक किया है, वरदान बैच चेक करो, आपको नीचे लिंक मिलेगी, उसको देखो, ऐप इंस्टॉल करो। चलो अगर आपको समझो कोर्स नहीं खरीदना है तो भी एटलीस्ट आप फ्री मटेरियल का तो फायदा उठा सकते हो। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ज्ञान लैब ऐप सर्च करके इंस्टॉल करके लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन में बहुत सारा फ्री मटेरियल है, जितना हो सके उतना फ्री माल का फायदा उठाओ। कोई यूट्यूब टीचर आपको इतना फ्री एमसीक्यूज नहीं देगा जितना हमने दिया है। तो अगर आपको हमारी हेल्प अच्छी लग रही है, आपको इससे फायदा हो रहा है, तो मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कर लो रे, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा तो कर लो, शर्म।